हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। इसके पहले हमने अपना इनिशिएशन इलॉन्गेशन देख लिया था, तो अभी हमारा लास्ट टॉपिक है इसी का लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में हम जानते हैं कि एंड जब कोई भी प्रोटीन से कोई भी प्रोसेस में टर्मिनेशन होता है वो उसका लास्ट स्टेप होता है। तो टर्मिनेशन कब स्टार्ट होता है? इलॉन्गेशन के बाद हमारा टर्मिनेशन स्टार्ट होता है। तो टर्मिनेशन में क्या होता है कि जब हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में इलॉन्गेशन फेज में जब उसके ए साइट पे, मतलब टर्मिनेशन कब स्टार्ट होता है? जब हमारे ए साइट पे टर्मिनेशन कोडॉन आता है तब इलॉन्गेशन हमारा स्टॉप होता है एंड टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो द लास्ट अमीनो एसिड कोडेड बाय द mRNA टर्मिनेशन, मतलब जब इस साइट पे हमारा टर्मिनेशन कोडॉन आता है, एक्टिवेट हो जाता है, तब इलॉन्गेशन स्टॉप एंड टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। Protein synthesis ends when one of the three stop codons UAG, UAA and UGA enters the A site. Protein synthesis इसमें हमारे पास 3 UAG, UAA एंड UGA 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब ये स्टॉप कोडॉन्स जब प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में जब ये स्टॉप कोडॉन इनमें से कोई भी एक इंटर करेगा ए साइट पे, ठीक है, इंटर करेगा ए साइट पे, तब ये प्रोसेस इंड हो जाता है। एट ए साइट द स्टॉप कोडॉन्स आर रीड नॉट बाय द स्पेशल tRNAs बट बाय द स्पेसिफिक प्रोटीन्स नोन एज रिलीज फैक्टर्स। मतलब कि जब ए साइट पे हमारा स्टॉप कोडॉन, जब ए साइट पे ये स्टॉप कोडॉन्स हमारे पहुंचते हैं, UAG हो चाहे UAA हो चाहे UGA हो, ये ए साइट पे जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? अभी तक tRNA करता था, पर यहाँ पे tRNA रिकॉग्नाइज इसको नहीं करेगा। यहाँ पे हमको एक स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए जो कि इसको रिकॉग्नाइज कर सके कि कौन सा स्टॉप कोडॉन है हमारे पास। तो उस रिकॉग्नाइज प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? रिलीज फैक्टर। तो यहाँ पे हमारे 3 रिलीज फैक्टर्स हैं, RF1, RF2 एंड RF3। RF1 जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा हमारे स्टॉप कोडॉन्स को, जो 5' to 3' UAA एंड 5' UAG एंड 5' UAG to 3'। और RF2 जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा 5' to UAA 3' एंड 5' UGA 3'। मतलब RF1 जो है वो स्पेशली रिकॉग्नाइज करेगा UAG को, RF2 जो है वो स्पेशली रिकॉग्नाइज करेगा UGA को। जबकि हम यहाँ देख सकते हैं जो कि RF1 RF2 दोनों में एक कॉमन है क्या? UAA, मतलब 5' UAA 3'। इन UAA को RF1 और RF2 दोनों रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। RF3 का वर्क यहाँ पे ये है कि ये जब हमारा टर्मिनेशन प्रोसेस हो जाने के बाद ये RF1 को और RF2 को डिसोसिएट कर देगा। मतलब यदि जब ये टर्मिनेशन प्रोसेस हो गया तो वहाँ पे RF3 अपना वर्क ये करेगा कि ये RF1 को और RF2 को दोनों को डिसोसिएट कर देगा, ठीक है। अभी RF1 and RF2 after recognizing the codons activate the ribosomes to hydrolyze the bond between tRNA and polypeptide। RF1 और RF2 क्या करता है? रिकॉग्नाइज करेगा कोडॉन्स को। जब ये RF1 RF2 अपने कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो ये एक्टिवेट करते हैं हमारे राइबोसोम्स को, जो कि हाइड्रोलाइज करता है किसको? tRNA और पॉलीपेप्टाइड के बीच में जो बॉन्ड है उसको ये हाइड्रोलाइज कर देगा। तो tRNA और पॉलीपेप्टाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो उसके बीच में एस्टर बॉन्ड है, जिसको कि वो हाइड्रोलाइज कर देगा, मतलब कि वहाँ से फिर ये बॉन्ड टूट जाता है। RF1 and RF2 stimulates polypeptide release through a GGQ motif which act as a peptide anticodon। तो RF1 और RF2 क्या करता है? स्टिमुलेट कर देगा किसको? पॉलीपेप्टाइड को रिलीज़ करवाने में। RF1 RF2 मिलके पॉलीपेप्टाइड को रिलीज़ करवा देगा किसके माध्यम से? GGQ मोटिफ के माध्यम से, जो कि एक पेप्टाइड एंटीकोडॉन की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे GGQ मोटिफ क्या है? तो GGQ मोटिफ है
जो कि जो हमारा रिलीज फैक्टर है उसमें 3 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। जो हमारा रिलीज फैक्टर है उसमें 3 अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें एक सीक्वेंस होता है, जैसे कि 3 अमीनो एसिड्स का एक सीक्वेंस है जिसको कि हम GGQ मतलब कि ग्लाइसिन एंड ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामाइन बोलते हैं। अभी इनका वर्क ही यही होता है, GGQ का मोटिव जो GGQ मोटिव है, इनका वर्क ही यही होता है कि ये पॉलीपेप्टाइड जो हमारा है उसको ये रिलीज़ करवा दे। मतलब इनकी नेसेसिटी इसलिए होती है क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड को रिलीज़ करवा दे, ठीक है। अब देखेंगे टर्मिनेशन में फिर आगे क्या होता है कि जो हमारा स्मॉल, एक तो 70S जो हमारा राइबोसोम्स का 50 और 30 में डिवाइड होता है, उसमें एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, 50 लार्ज सब यूनिट एंड 30 स्मॉल सब यूनिट होता है। उसमें क्या होता है कि आगे जबकि हमारा टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें ये एसोसिएट, जो इनका एसोसिएशन है राइबोसोम्स का 50 और 30 का जो एसोसिएशन है वो क्या करते हैं कि आगे चल के मतलब या तो एसोसिएट होते हैं फिर डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, mRNA जो होता है वो हमारे टारगेट mRNA को ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है एंड डिसोसिएट करता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। दिस सीक्वेंस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन इज कॉल्ड राइबोसोम साइकिल। मतलब यहाँ पे जब हम बोला जैसे कि जब हमारा राइबोसोम्स एसोसिएट होता है, जब 50-30 मिल के 70S राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है मीन्स एसोसिएशन, एंड जब लास्ट में टर्मिनेशन प्रोसेस के एंड में जब डिसोसिएट हो जाते हैं राइबोसोम्स हमारे 30 और 50 दोनों अलग हो जाते हैं तो उसको डिसोसिएट बोलते हैं। तो इन दोनों ये जो जब दोनों प्रोसेस इसमें होते हैं तो उसको हम राइबोसोम साइक्लिंग बोलते हैं, ठीक है। तो when elongating ribosome encounters a stop codon, the completed polypeptide chain is released. पॉलीपेप्टाइड चेन जो है प्रोसेस के बाद पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो रिलीज हो जाती है एंड द राइबोसोम डिसोसिएट फ्रॉम mRNA एज सेपरेट लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। अब इसमें राइबोसोम्स जो है वो डिसोसिएट हो जाता है लार्ज एंड स्मॉल में। द सेपरेटेड सब यूनिट्स आर नाउ अवेलेबल टू बाइंड इन ए न्यू mRNA मॉलिक्यूल एंड रिपीट द साइकिल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब इंड्स में ये होता है कि the separated subunits are now available to bind a new mRNA molecule and repeat द साइकिल ऑफ प्रोटीन। मतलब कि फिर से ये सेपरेशन हो जाता है, फिर से ये मतलब सब जितनी भी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो सारी चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। और यदि ये साइकिल फिर से स्टार्ट होने वाली होती है तो फिर से इसमें फिर से एलोंगेशन फेज़ आएगा, फिर से टर्मिनेशन फेज़ आएगा, फिर से tRNA आएगा एंड हमारा रिलीज फैक्टर आएगा, राइबोसोम्स का एसोसिएशन होगा एंड हमारा ऑफकोर्स हमारा जो स्टॉप कोडॉन्स है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ये प्रोसेस ऐसे फिर से स्टार्ट हो जाएगा एंड प्रोटीन सिंथेसिस फिर से प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको फिर से अपने देखेंगे फिगर की हेल्प से। तो इस फिगर की हेल्प से देखेंगे तो ये है डायरेक्शन ऑफ टर्मिनेशन फेज़। ये हमारा रिलीज फैक्टर्स यहाँ पे आके बाइंड करेगा। अभी यहाँ पे UAG है तो UAG के लिए एक स्पेशल फैक्टर्स है, UAG के लिए एक स्पेशल फैक्टर्स है यहाँ पे। जैसे कि हमें पता है हर जितने भी हमारे स्टॉप कोडॉन्स थे उनके सब के लिए अलग अलग रिलीज फैक्टर्स है। जैसे कि हमारा जो UAG है उसके लिए RF1 है, जबकि UGA के लिए RF2 है। और यदि यहाँ पे UAA होता तो यहाँ पे RF1 तो यहाँ पे RF1 और RF2 दोनों वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा पॉलीपेप्टाइड है, ये हमारा tRNA है। रिलीज फैक्टर यहाँ पे आता है अपने स्टॉप कोडॉन्स पे ए साइट पे आके बाइंड कर जाएगा एंड उसके बाद फिर जो हमारा प्रोसेस होगा हाइड्रोलाइज का उसको देखेंगे।
यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड टू हाइड्रोलाइज, पॉलीपेप्टाइड टीआरएनए लिंक हाइड्रोलाइज। जब यहाँ पे हम देखेंगे, जब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पे क्या होगा जी, ये जो हमारे इसके पॉलीपेप्टाइड और जो टीआरएनए है, पॉलीपेप्टाइड और ये जो टीआरएनए, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड था, ठीक है, उसको हम क्या बोल लेते हैं, ईस्टर बॉन्ड है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, हाइड्रोलाइज होने पे ये टूट जाता है और ये इतना अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, जो इसके साथ बॉन्ड है, उसको ये लेके बाहर चला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा RF है यहाँ पे आके ऐड हो जाता है, RF जो है वो आके यहाँ पे ऐड हो जाता है। और फिर नेक्स्ट में क्या होता है कि जो हमारा कंपाउंड है वो डिसोसिएट हो जाएगा, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे कि 50s जो है वो ऊपर, मतलब जो ऊपर हम देख रहे हैं 50s है एंड नीचे 30s है। mRNA है जो कि स्टॉप कोडॉन UAG के साथ दिखाई दे रहा है। तो 50s डिसोसिएट हो जाएगा, अलग चला जाएगा, 30s अलग चला जाएगा एंड जो हमारे साइड्स है वो सब भी हट जाएंगे यहाँ से, और टीआरएनए भी हट जाएगा और रिलीज फैक्टर भी हट जाएगा। मतलब यदि यहाँ पे सारा प्रोसेस एंड हो जाएगा, टर्मिनेशन एंड, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यदि फिर से प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें फिर से ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। हमारा मेन जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA है वो इन्वॉल्व होगा, राइबोसोम्स एसोसिएशन होगा, रिलीज फैक्टर आएंगे एंड स्पेशली जो हमारा टीआरएनए है वो तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो ठीक है, इस तरह से हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो राइबोसोम्स का ये जो राइबोसोम साइक्लिंग हमने सुना, उसमें क्या है कि राइबोसोम्स 50s 30s एसोसिएशन डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम्स, दैट्स कॉल्ड द राइबोसोम साइक्लिंग। ओके, तो यदि इसको एक बार फिर से देखें, यदि कुछ चीज़ें अनक्लियर हों तो इसको फिर से देखें। ऊपर ब्लू कलर में, ये जो ब्लू कलर है, एक मिनट, ये जो है राइबोसोम्स, ब्लू कलर राइबोसोम्स, और नीचे ये राइबोसोम्स, ठीक है, ये राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। ये 50s 30s, ये हमारा टीआरएनए, A साइट, P साइट, E साइट, ठीक है, P साइट एंड यहाँ पे रिलीज फैक्टर दिखाई दे रहा है, रिलीज फैक्टर। तो जब हमारा स्टॉप कोडॉन UAG है, तो उसके लिए जब हमारा स्टॉप कोडॉन UAG है तो उसके लिए हमें कौन सा रिलीज फैक्टर चाहिए, RF1। जब UAG है तो RF1 चाहिए, जब UGA है तो RF2 चाहिए एंड जब UAA, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा पॉलीपेप्टाइड टीआरएनए लिंक हाइड्रोलाइज्ड हुआ है एंड पेप्टाइड चेन है वो डिसोसिएट हो गई है टीआरएनए से। एंड नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे A साइड पे RF आके ऐड हो गया है एंड फिर हमारा जो mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA है उसमें 50s डिवाइड इधर चला गया, 30s इधर चला गया। इट मीन्स कि दोनों डिसोसिएट हो गए हैं, हमारा टीआरएनए जो है वो हट गया है, RF फैक्टर हट गया है। मतलब ये पूरा यहाँ पे चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं एंड यदि फिर से प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होता है तो ये सारी चीज़ें फिर से पार्टिसिपेट करेंगी एंड देन इलांगेशन देन टर्मिनेशन एंड द प्रोटीन सिंथेसिस फिर से इसी तरह साइक्लिंग करती रहेगी। ओके, यदि कोई भी चीज़ें अनक्लियर हों तो प्लीज़ आप उसे क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।